महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई है। इमारत के मलबे में दबकर 13 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि दीगर 20 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि इमारत 36 साल कदीम थी, जिसमें 21 खानदान क़याम पजीर थे। इस इमारत में 50 से ज्यादा फ्लैट्स थे। लोग घर बनाते कितने मेहनत से अपना घर बनता है, और उसमें भी अगर कल वो टूटने वाला है लेकिन टूट के हम कहाँ जाएंगे। इसके लिए पर्याय व्यवस्था बनती है, नहीं तो उनका FSI वो बड़ा देता है, नहीं तो SRA स्कीम जो थाना मुंबई में आई है वो भिवंडी आनी जरूरी है, क्योंकि SRA स्कीम आएगी तो कोई बिल्डर को भी देंगे तो वो 50% देगा या थोड़ा बढ़ा के देगा, तो उसको भी बेनिफिट होगा, वो बांध के देगा। तो ऐसा कुछ अपने बारोबार मैंने अधिवेशन में भी सब्जेक्ट किया था, लेकिन आज तक उसका कुछ ये फाइनल नहीं हो रहा है, वो पड़ा है। तो आज भी हमारी सबकी विपक्ष नेता है, हमारे देवेंद्र फडणवीस है, ये सब मिल के आज हम फिर वो मुद्दा उठा के इधर अच्छा FSI आए और SRA स्कीम आए, ऐसा हम करने की कोशिश करेंगे और करके रहेंगे। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के तलबा की CBSE इम्तिहान की फीस अदा करने का बड़ा फैसला किया है। सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम 10वीं और 12वीं जमात के तलबा की इम्तिहानी फीस अब दिल्ली सरकार अदा करेगी। ख्याल रहे कि 10वीं जमात की CBSE इम्तिहानी फ़ीस 1800 रुपये है, जबकि 12वीं जमात की इम्तिहानी फ़ीस 2600 रुपये है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से लगभग 3,14,000 तलबा को फ़ायदा होगा। कर्नाटक असेंबली का 10 रोज़ा इजलास आज से शुरू हुआ। इस इजलास में नई एजुकेशन पॉलिसी पर भी बहस की जाएगी। बेंगलुरु में तलबा की तंजीम SIO ने यह मुतालबा किया है। SIO के रियासती सेक्रेटरी आसिम जवाद ने कहा कि मरकज़ की जानिब से बनाई गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फ़ायदे और नुकसानात दोनों भी हैं। उर्दू समेत तमाम अक़लियती ज़बानों के फ़रोग़ में ये पॉलिसी रुकावट बन सकती है। इस तरह और भी मसाइल हैं जिन पर गुफ्तगू होनी चाहिए। सिलसिले में जो भी उसके प्रोस हैं, कॉन्स हैं, उसकी अच्छी और बुरी जो भी नुकात हैं, उस सिलसिले में जो है पब्लिक के अंदर एक डिस्कशन हो, और साथ ही साथ हमारा जो लोअर हाउस और अपर हाउस है, विधानसभा और विधान परिषद में जो है, इस सिलसिले में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स MLAs और MLCs, इनके दरमियान जो है एक डिस्कशन हो, डिबेट हो, ताकि इसके जो भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, इनके ऊपर एक तफसील गुफ्तगू होने के बाद जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात कराई जाए और इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। इससे पहले जो है अगर ये डिस्कशन नहीं होता है तो ये सिर्फ जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेड एक्ट हो जाएगा, जो कि हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते, एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम ऐसा जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहते। कर्नाटक असेंबली के 10 रोज़ा इजलास का आगाज़ हो चुका है और इजलास के दौरान मुख्तलिफ मसाइल पर बहस होंगे। रायचूर ज़िले के समाजी और मिली रहनुमाओं ने अक़लियती के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की अक़लियती व सेकुलर अवामी नुमाइंदों से मांग की है। हैदराबाद कर्नाटक होराटा समिति के नायब सदर डॉक्टर रज़ाक उस्ताद और रायचूर नवनिर्माण संघ के सदर सिराज जाफरी ने कहा कि BJP हुकूमत ने अक़लियतों को दिए जाने वाले ग्रांट्स में 50% की कमी कर दी है, जिससे अक़लियतों और अक़लियती तलबा का नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट जो BJP गवर्नमेंट है, ये आने के बाद मुसलमानों के लिए जो ग्रांट था डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये पूरे ग्रांट को 50% रिड्यूस कर दिए। अब इसको कौन पूछने वाले कौन है असेंबली में, ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन पे 25% स्कॉलरशिप ग्रांट कट कर दिए, एजुकेशन लोन पे 50% ग्रांट कट करे हैं ये लोग। वो जितने भी स्कीम्स थे, हर स्कीम में 50% ग्रांट कट करके जो 2145 करोड़ हमारा ग्रांट था, आज उसको 1045 करोड़ को लाके रुका दिए। इससे बहुत सारे डेवलपमेंट स्कीम्स रुक गए हैं, बहुत सारे लोगों के जो डिमांड्स थे वो सब बंद करना पड़ रहा है। एट्रोसिटीज़ ऑन मुस्लिम्स जो चल रहे हैं, जैसा कि DJ हल्ली KJ हल्ली का केस हो गया है, मसाजिद को लेकर हो गया है, कम्युनल जो टेंशन्स इस वक्त चल रहे हैं, हमारे नौजवानों को एजुकेशन में स्कॉलरशिप के लिए कटौती की गई है, KMDC लोन में 50% कम किया गया है। इस ताल्लुक़ से असेंबली में मुस्लिम लीडर्स हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इस ताल्लुक़ से बात करें, ये हम तवक्को करते हैं। कोरोना कहर में मुनक्किद किए गए MP असेंबली के 1 रोज़ा सेशन को कांग्रेस MLA आरिफ मसूद ने मायूस कुन करार दिया।
भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद का कहना है कि एक रोज़ा सेशन में हुकूमत ने तमाम बातें की, लेकिन उसने अक़लियती इदारों और अक़लियतों के ताल्लुक से किसी बात का जिक्र नहीं किया। यही नहीं, फाइनेंस बिल में भी अक़लियती इदारों को नज़रअंदाज करने का काम किया गया है। क्या कहते हैं कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद, आप भी सुनिए। मुझे तो बहुत अफसोस है और मैं आज ख़ास तौर से इसलिए गया नहीं, क्योंकि जब मैंने ये देख लिया कि सर्वदलीय बैठक में भी निर्णय हो गया, सारी चीज़ तय हो गई और ये तय हो गया कि हमें सिर्फ 14 ही अध्यादेश पारित करना है और कुछ चर्चा नहीं होना, ध्यानाकर्षण भी नहीं होना, तो फिर फ़ायदा क्या है। इतनी मशक्क़त मध्य प्रदेश के अंदर, इतनी ताई कोरोना की मची हुई थी, इतने लोग परेशान थे, अस्पतालों की दुर्दशा देखी नहीं जा रही, आज भी मरीजों का हाल नहीं देखा जा रहा। पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना के नाम पे ताई मची हुई है। पूरी सरकार केवल चुनाव में लगी है। रोज़ हम डेथ देख रहे हैं, इंदौर के हम हादसे देख रहे हैं, कहीं हमारी बॉडीज़ को लोगों की जो है चूहा खा जाता है अस्पताल में, कहीं पे अस्पताल की मर्चरी में बॉडी सड़ जाती है, कहीं पर कुछ शिकायत आती है, राशन नहीं बटा। तमाम ये क्वेश्चन मैंने भी ध्यानाकर्षण और आतांकित लगाए थे, लेकिन आज निराशा का दिन रहा और सरकार इससे पूरी तरह से बच के अपने आप को केवल खाना पूर्ति करके सदन स्थगित कर दिया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। अल्पसंख्यक के लिए तो देखिए, मैंने अपनी सरकार में भी बहुत कोशिश करी थी और आज भी बहुत अफसोस है कि इन्होंने कहीं भी अल्पसंख्यक इदारों का कोई जिक्र नहीं करा। इनके चारों जो इन्होंने बिल पास कराए उसमें भी कहीं अल्पसंख्यक इदारों का कोई। तबलीगी जमात पर राज्यसभा में वजारत दाखिला ने बयान दर्ज कराया। वजारत दाखिला के मुताबिक बिना मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के काफ़ी वक्त के लिए एक अहाते में लोग जमा हुए, जिसकी वजह से कई अफराद में कोरोना फैला। दिल्ली पुलिस ने जमात के 233 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि मौलाना साद के ताल्लुक से अभी भी जांच जारी है। तबलीग जमात के तर्जुमान शाहिद अली ने वजारत दाखिला के तरीके पर सवाल उठाया। जमात पर राज्यसभा में दिए गए बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि मुंबई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना नहीं फैला। वजारत दाखिला की जानिब से बेबुनियाद बातें कही जा रही हैं। का यह बयान बेबुनियाद है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने अब इस बात पर मोहर लगा दी है कि जमात या तबलीगी जमात मरकज़ की वजह से इस बीमारी को बढ़ाने में तबलीगी जमात मरकज़ का कोई हाथ नहीं है, और बल्कि तबलीगी जमात मरकज़ को बलि का बकरा बनाया गया था। अब चूंकि ऑनरेबल कोर्ट की और ऑनरेबल हाई कोर्ट की इसमें मोहर लग चुकी है, बल्कि एक ऑनरेबल हाई कोर्ट की नहीं, मद्रास ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी इसमें मोहर लग चुकी है, तो ये जो बयान है एमएचए का, ये अपने आप में इस पर एक न सिर्फ प्रश्न चिन्ह लग जाता है, बल्कि ये एक बेकार की बात हो जाती है। यानी इस बयान की अब कोई वैल्यू नहीं रहती है। वहीं बीएसपी रुकन पार्लिमान कुंवर दानिश अली ने तबलीग जमात पर वजारत खारजा के दाखिला के बयान की मजम्मत की है। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि किसी भी वबा को मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। महामारी को भी आप जो है मजहब के आधार, मैंने कल पूछा इसलिए पार्लियामेंट में, मैंने कहा ये अनेकताओं में एकता वाला देश है, आप बीमारी को किसी मजहब से नहीं जोड़ सकते। वो तबलीगी जमात के ऑफिस से भी कुछ लोग निकले होंगे, किसी दूसरे धार्मिक स्थलों से भी लोग निकले, और क्या मतलब अब वहाँ माफ़ कीजिए, मैं कहना नहीं चाहता कि ऐसे तीर्थ स्थलों पर जहाँ पर नॉन हिंदूज की एंट्री बैन है। समाजवादी पार्टी के साबिक एमएलए खालिद अजीम अशरफ और उनके करीबी रिश्तेदारों की जायदादों को योगी हुकूमत ने मुनहदम करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले मकामी इंतजामिया ने साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद और उनके रिश्तेदारों की जायदाद को मुनहदम करने की कार्रवाई शुरू की थी। खालिद अजीम अशरफ समाजवादी पार्टी के साबिक एमपी अतीक अहमद के छोटे भाई हैं। अशरफ को गुज़श्ता 4 जून को इलाहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। खालिद अजीम को कत्ल और गैंगस्टर समेत कई संगीन किस्म के मुकदमात का सामना है। अशरफ के बरादर निस्बती मोहम्मद जैद और मोहम्मद कमर के सलाहपुर में वाक़े मकान को मुनहदम कर दिया गया। इंतज़ामिया का कहना है कि अतीक अहमद और अशरफ के रिश्तेदार भी कई संगीन जराइम में मुलविस रहे हैं। इसी बुनियाद पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये खूंखार अपराधी श्री जैद का मकान है, उनकी संपत्ति है। इसका मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण करवाया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण में इसका विधिक ध्वस्ती का आदेश पारित किया, जिसके क्रम में आज को ध्वस्त कराया जा रहा है। इनका आरोप है कि इनका आरोप है कि हमको कोई नोटिस शामिल नहीं की गई, बिना नोटिस के ही संपूर्ण विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। क्या ये अतीक से रिलेटेड भी कोई जी हाँ, ये खूंखार अपराधी हैं, अतीक गैंग के सक्रिय सदस्य।
ज़राअत बिल 2020 को लेकर मुखालिफ सियासी जमातों और किसान यूनियनों का एहतजाज मुसलसल जारी है। आज मेरठ में समाजवादी पार्टी के अलावा भारतीय किसान यूनियन ने भी कलेक्ट्रेट में एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। किसानों से बात की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। हुकूमत जहां फार्म बिल 2020 को लेकर उसको पास कराने को लेकर बिल्कुल मुतमईन है और ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसका निफाज भी अमल में आ जाएगा, वहीं इसकी मुखालफत को लेकर सिर्फ मुखालिफ सियासी जमातें ही नहीं बल्कि किसानों के साथ एक ताकत बनकर सड़कों पर उतरे हैं और हर जगह इसकी मुखालफत हो रही है। मेरठ में भी भारतीय किसान यूनियन, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के अलावा भारतीय किसान यूनियन ने भी सड़कों पर उतर कर इसका ज़बरदस्त जो है उसकी मुखालफत करना शुरू कर दी है और इनका ये कहना है कि इनकी ये मुखालफत तब तक चलेगी जब तक बिल को वापस नहीं लिया जाता है या फिर इनके प्रोविजंस जो हैं उनको ठीक नहीं किया जाता, जो एमएसपी को लेके या मंडी ठेकेदारी जो है ज़राअत को लेके या मंडी को लेके जो भी इनके जो कन्फ्यूजन्स हैं। आप बिचौलियों को निकालने की बात करते हैं, आपने मंडी बीच में से निकाल दी, सरकार बीच में से निकल जाएगी तो किसान का कोई नहीं खरीद पाएगा। अपने रेट उनके होंगे, आप उन्हें जो है स्टॉक की लिमिट उनकी ख़त्म कर दी, स्टॉक की लिमिट खत्म करी है तो ये भी लिमिट एक उनकी बना दो कि आप एसएमपी से नीचे खरीद नहीं करेंगे, खरीद करेगा वो आदमी जेल जाएगा। अमेंडमेंट ये होना चाहिए कि भारत सरकार ये बिल के साथ साथ में एक गारंटी एमएसपी जारी करे पूरे इंडिया के वास्ते कि यदि एक किसान का धान यदि यहाँ 1500 रुपये या 2000 रुपये है तो वही धान केरला में भी 2000 रुपये कुंटल बिकना चाहिए। ये एक उदाहरण के तौर में मैं आपको बता रहा हूँ। इन हालात में किसानों का ये कहना है कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि इस तरह का बिल लाया जाए और उनको परेशानी में डाला जाए। हालांकि इसके अपने फ़ायदे हो सकते हैं, इसके अपने नुकसान हो सकते हैं और उनका ये कहना था कि पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी प्रोविज़न सरकार ने ख़त्म कर दिया और सीधे ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको लागू किया है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा किसानों की और मुखालिफ सियासी जमातों की नाराज़गी है। देखते हैं कि इस नाराज़गी का कितना असर होता है। फ़िलहाल बिल पे अमल के लिए कोशिशें सरकार की जारी हैं और इसी के साथ ही जो मुखालिफ सियासी जमातें और किसान हैं उनका एहतजाज भी जारी है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने आज अलीगढ़ तहसील पर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत के इक़दामात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इस मौके पर लीडरान ने हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। कारकुनान बड़े बड़े ग्रुप में तहसील पहुंचे थे, जहां मौजूद पुलिस फोर्स से भी कारकुनान की नोक-झोंक हुई। बाद में एक अर्जदाश्त गवर्नर उत्तर प्रदेश के नाम जिला इंतजामिया के सुपुर्द की गई। इन्होंने किसानों के लिए जो बिल बनाया है मंडी से मुताल्लिक, उसके बाद शिक्षा के अंदर और जिस तरह जंगल राज कायम है उत्तर प्रदेश में, इन सब समस्याओं को लेके आज प्रदेश भर के अंदर ज्ञापन दिए गए हैं तहसीलों पे। बिल पास किया है, उन्होंने ना सिर्फ किसानों का खून किया है, उनकी धरती का खून किया है, उनकी मुढेड़ों का खून किया है, उनके माजरे का खून किया है, उनके समाज का खून किया है। और ये खून बहता हुआ जब किसान के खेत से शहर तक आएगा तो बड़े बड़े ध्वस्त हो गए। किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को जब एक साथ आएगा तो ना केंद्र की सरकार बचेगी ना प्रदेश की सरकार बचेगी। प्रदेश में अलीगढ़ की 5 तहसीलों पर ज्ञापन प्रदर्शन दिया जा रहा है, जिसमें किसानों की अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, उनको प्रॉपर उर्वरक नहीं मिलना, किसानों को प्रॉपर बिजली नहीं मिल रही, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। उनसे कहा गया है कि संविदा पर रखेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट आएगी, हम इसको उलट देंगे। 3.5 साल में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया। जो अखिलेश यादव जी ने किया है उनकी पट्टी हटा के अपना काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं इलाज नहीं हो रहा, लोग कोरोना के अभाव में मर रहे हैं, एम्बुलेंस मांगते एम्बुलेंस नहीं पड़ रही। इन सब के खिलाफ हमारा ज्ञापन पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर हुआ है। कोविड-19 वबा ने हिंदुस्तान में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकों की ज़िंदगी को भी काफ़ी मुतासर किया है। अनलॉक के बाद ये एक मैकेनिक अब अपने काम पर वापस आ रहे हैं। उन्हें अब हमारी मदद की ज़रूरत है, जिससे ये अपने मुस्तकबिल को फिर से बेहतर बना सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर एक कैंपेन की शुरुआत की है, जिसे प्रोटेक्ट इंडियाज़ इंजन का नाम दिया गया है। इस कैंपेन को अपनी हिमायत देने के लिए मिस्ड कॉल करें 7574003002 पर या लॉग ऑन करें www.protectindiasengine.com पर।
दिल्ली हज कमेटी के नए CEO जावेद खान ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हज हाउस के जरिए आज़मीन हज को बेहतर सहूलत मुहैया कराना हमारी अव्वलीन तरजीह है। दिल्ली हज कमेटी को नए CEO मिले हैं जावेद खान की सूरत में। हमारे साथ जावेद खान मौजूद हैं। जावेद साहब, किस तरह के चैलेंजेस हैं और किस तरह से काम करेंगे? ये अभी मेरी नई पोस्टिंग हुई है, तो आते ही सबसे पहला जो हमारा प्रेफरेंस है वो है हज कमेटी का ऑफिस। जो नई हमें द्वारका में ज़मीन अलॉट हुई है, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वहाँ पे हज कमेटी का बिल्डिंग तैयार कराई जाए और जल्दी से जल्दी वहाँ पे काम शुरू हो। अगर देखें तो सरकार ने ग्रांट भी दे दी थी, पैसा भी रिलीज़ करने की बात हो गई थी। अभी क्या प्रोग्रेस हुई है और किस तरीके से सरकार में आप इसको लेकर जा रहे हैं? अभी मैं ज़्यादा इसमें बारीकी में जा नहीं पाया, लेकिन जो भी मैंने पता लगा मुझे ये है कि कुछ DDA में प्लान बन रहा है उसका, और PWD में भी फाइल गई हुई है और डिपकॉम ऑफिस में भी फाइल गई हुई है। तो अभी मैं देखूंगा ये कहाँ पे किस लेवल पे फाइल पहुंची हैं और क्यों रुकी हुई हैं। तो जिसलिए भी वो फाइल्स रुकी हुई हैं, हम जल्दी से जल्दी वहाँ पर्सनली विजिट करेंगे और उस फाइल को जल्दी से जल्दी मूव कराएंगे कि हमारा जल्दी काम शुरू हो सके। कोविड-19 को लेकर के किस तरीके से हाजी ज़्यादा बेहतर तौर पर महफूज हों, उनको ज़्यादा अच्छी सहूलियात मिलें, उसको लेकर क्या कुछ करने जा रहे हैं? हज अगले साल होगा, इस बार तो हुआ नहीं है, तो बड़ा अफसोस रहा कि इस बार हज नहीं हो पाया। लेकिन अब अगले साल जब शुरू होगा उस वक्त देखेंगे कोविड का क्या लेवल है, तो जो भी हम उसके लिए इंतज़ाम कर पाएंगे अच्छे वो करेंगे और उनकी हिफाजत के लिए सारे बंदोबस्त किए जाएंगे। हज हाउस उनकी पहली तरजीह होने जा रहा है और उसको लेकर के वो तेज़ी से काम करना चाहते हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मसाजिद के इमामों और मुअज्जिनीन को वक्फ के फंड से इमदाद दी जाए, इस मांग को लेकर आज सुन्नी यूथ फोर्स की जानिब से अमरावती जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में सुन्नी यूथ फोर्स ने वाज़ेह किया कि कोरोना से बचने के लिए हिफाजती तौर पर 22 मार्च से रियासत के तमाम मजहबी मकामात को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से मजहबी मकामात पर चंदे की रकम जमा न होने की वजह से मस्जिद इंतज़ामिया आइम्मा और मुअज्जिनीन को तनख्वाह देने से कासिर है। मैं सैयद समीर, सुन्नी यूथ फोर्स शहर अध्यक्ष। आज हम लोगों ने कलेक्टर सर को निवेदन दिया है और हम लोगों की महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के फंड में से इमाम और मुअज्जिन की सैलरी रिलीज़ करवाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 22 मार्च 2020 से जो गवर्नमेंट ने जितने भी रिलीजियस प्लेसेस को जो बंद करवाया है और उसमें मस्जिदें भी शामिल है, उसकी वजह से वहाँ पे नमाजियों का आना बंद कर दिया गया है, जिसके वजह से मस्जिदों में चंदा नहीं हो रहा है। और ये चंदे का सबब ये बन रहा है कि जो मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन होते हैं उनकी तनख्वाह का जो है कलेक्शन में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। ये वजह से हम लोगों ने कलेक्टर सर को निवेदन दिया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हमारे मुख्यमंत्री जी है, इनको ऑर्डर दे, वक्फ बोर्ड को ऑर्डर दे कि वो वक्फ बोर्ड के फंड में से इमाम और मुअज्जिन की सैलरी रिलीज़ करवाएं। आज हम कलेक्ट्रेट पे आए हैं डिपोटेशन देने के लिए। 22 मार्च से जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके वजह से तमाम ही धार्मिक स्थल बंद हैं, इसमें मुस्लिम समाज की मस्जिदें भी आती है। उसी के लिए हम आज आए हैं कि जो 22 मार्च से जो लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, इसी से क्या है पूरी धार्मिक स्थल बंद है, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही बंद है। तो हमने ये कलेक्ट्रेट के ज़रिए जो है मुख्यमंत्री से मांग की है कि भाई जो है 22 मार्च से अभी तक जो बंद है, तो आप सुनिए वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र को ये ऑर्डर पास करें कि आप जो है मुअज्जिन और इमाम को जो है तनख्वाह वक्फ के फंड से। गुज़श्ता दिनों मेरठ में पेश आई वारदातों को लेकर आज हिंदू जागरण मंच ने एहतजाजी मुजाहरा किया और लव जिहाद का पुतला नजर आतिश किया। हिंदू जागरण मंच ने इन वारदातों को लव जिहाद से जोड़ते हुए मखसूस तबके के लड़कों पर हिंदू लड़कियों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया और लव जिहाद और तब्दील मजहब के खिलाफ सख्त कानून बनाने का मुतालबा किया। हिंदू समाज की नाबालिग लड़कियों को पहला फुसलाकर और योजना के तहत जो उन्हें ले जाया जा रहा है, ये सिंधावली का 4 महीने से घटना तभी हुई है। अभी भी एक पहले मामला हुआ था शंकरगढ़ थाने का, ये अभी 5 दिन पहले खुला है। वो 17 वर्षीय नाबालिग लड़की जिसके अंदर एक 4 बच्चों के बाप ने उस घटना को अंजाम दिया। जब हिंदू जागरण मंच इन घटनाओं को लेकर आगे आएगा, जब तक हिंदू समाज खड़ा होगा, जब ये घटनाएं खुलेंगी। गुलबर्गा की मुस्लिम बागबान बिरादरी में तालीमी शऊर में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता बरस बागबान बिरादरी के 6 तलबा ने एमटेक में कामयाबी हासिल की। वहीं 20 स्टूडेंट्स ने 10वीं और 12वीं के इम्तहानात में 80% से ज़्यादा नंबरात से कामयाबी हासिल की।
ताहम बिरादरी के तनासब के हिसाब से ये तादाद काफ़ी कम है। बागबान बिरादरी के जिम्मेदारान अब इसमें इजाफे के लिए कोशां हैं। मुस्लिम बागबान बिरादरी को तालीमी और माशी तौर पर काफ़ी पसमानदा माना जाता है। सब्जी और फलों की तिजारत उनका जरिया माश है। बागबान बिरादरी के अक्सर बच्चे होश संभालने के साथ ही कारोबार से जुड़ जाते हैं। वक्त के साथ साथ इस बिरादरी में अब होश आ रहा है। इन नौजवानों को देखकर ऐसा लगने लगा है कि मुस्तकबिल में ये बच्चे अपनी बिरादरी का असासा बनेंगे। तालीमी मैदान में शानदार मुजाहरा करने वाले बिरादरी के तलबा के लिए एक तहनीती प्रोग्राम का इनकाद करके इनकी हौसला अफजाई की गई। जिम्मेदारान के मुताबिक बागबान बिरादरी के लिए मुलाजमतों और तालीमी मैदान में खुसूसी रिजर्वेशन हासिल करने के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। I want to say to students that in every success and failure, don't lose your confidence. Whether you have failed, whether you have success, you want to achieve something means you have to focus on your goal. So please, you all, my request is there to focus on your goal. Don't go anywhere. Don't distract from your goal. My aim is to say that focus on your studies and achieve a good. ये फील्ड में वेजिटेबल फ्रूट्स के फील्ड में बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे कि रिलायंस है, बिग बाजार है, अपना रत्नादीप है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। अगर इनसे हमको कंपटीशन करना है तो हमको एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर प्रोग्राम में हम ये करें कि एक जो है मदरसा हमारे महले बागबानपुरा आशुरखाने पे एक अरबी जो है स्कूल कायम करें तो चलाएं, बहुत जल्द इंशाल्लाह होगा। तो एक जो है अरबी स्कूल खुलेगा, दूसरा जो मोंटेसरी इब्तिदाई तालीम बच्चों के लिए वो भी खुलेगा। उसके बाद एक प्राइमरी स्कूल का वादा किए हैं। हमारी कमेटी का जो भी एम है कि भाई बागबान बिरादरी में एक तालीमी सर्वे किया गया, ना सिर्फ उसका काउंटिंग का सर्वे है, ये तालीमी सर्वे रहेगा कि भाई कितने बच्चे हैं और क्या तालीम हासिल कर रहे हैं और किन बच्चों का ड्रॉप आउट्स है। तो वैसे बच्चों को हम सेलेक्ट करके जमीयत के जानिब से भी ताउन करके, अगर उनके पास माशी तौर पे सहूलत नहीं है तो जमीयत उसका ताउन करेंगी और वो बच्चों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाएगी। जमीयत के तरफ से भी पूरी ये कोशिश करेंगे कि हम IAS के लिए, KS के लिए, IPS के लिए हमारे बच्चों को एक ट्रेनिंग सेंटर के मौके फराहम करें। और अगर कोई बच्चे अभी भी जो है ना इसमें आगे आना चाहते हैं तो हम पूरे हमारे मीडिया के माध्यम से हम जो ना पूरे बच्चों को ये अपील करना चाहते हैं कि वो डिग्री हासिल करने के बाद अपने मकासद को ख़त्म ना करें, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड में जाने की कोशिश करें। IAS के लिए, IPS के लिए, KS के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जमात से अप्रोच हो। इंशाल्लाह जो है ना जमात उसके भी इंतजाम करने की कोशिश करेगी। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन की रहने वाली इरम हुसैन की वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो ज़मीनी तनाज़े में खुद को जान का खतरा बता रही हैं। इरम हुसैन का कहना है कि उनके वालिद ने इंतकाल से कबल उनके नाम मकान का जो हिस्सा किया था, अब उनके अहल खाना इस पर काबिज होना चाह रहे हैं और उन्हें जान का खतरा है। इरम हुसैन के वालिद AMU के प्रॉक्टर ऑफिस में मुलाजिम थे और 1 सितंबर को ही उनका इंतकाल हुआ। इरम का कहना है कि इन्होंने पुलिस इंतजामिया से भी मदद मांगी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इरम के वालिद ने 3 शादियां की थी। पहली बीवी और उनके बच्चों से इरम ने जान का खतरा बताया है। सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं अभी अब्बा के उस हिस्से में रह रही हूँ, ये लोग ये चाहते हैं कि मैं उसमें भी नहीं रहूँ। कम से कम जो मेरे पापा मुझे देकर गए उस जगह तो ये लोग मुझे सुकून से रहने दें। वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाला था, अपनी जान को कर जी खतरा बताया था, तो क्या किसी पुलिसकर्मी ने आपसे संपर्क किया? नहीं, मुझसे किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। मेरे पास सिर्फ NGO वाले आए और कुछ सामाजिक संस्थाएं आईं जिन्होंने मुझसे आकर सारी बात पूछी। मेरी पुलिस प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी। ना मेरी मैं यही चाहती हूँ कि मुझे प्रोटेक्ट किया जाए। कल को मेरे साथ कुछ हो जाता है, जैसे मुझे खड़े होकर सब खुलेआम धमकियाँ दी जा रही हैं। साथ के दोस्त आते हैं, लगातार मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बोलते हैं तेरे ऊपर तेज़ाब डाल देंगे, तेरे गोली मार देंगे। उसके दोनों भाई शोभी, बंटी, ये सब खड़े होकर मुझे धमकियाँ देते हैं। तो कल को मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बताइए। मेरी किसी और से तो दुश्मनी है नहीं। कब्जा करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी पे मुझे तो ये वहाँ से निकालना चाह रहे हैं, इसलिए तो मुझे टॉर्चर। नांदेड़ में दिलखराश सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। नांदेड़ मालेगांव रोड पर वाक़ पासद गांव के करीब वाक़ आशना नदी के पुल से कार नदी में गिर गई, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया।
दोनों अफराद की डूबने से मौत हुई। आशना नदी पर बिना पुल बहुत छोटा है, जिसकी वजह से नदी की सतह आब में सड़क पर पानी जमा होने लगता है। यह पुल काफ़ी खस्ता हो चुका है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।